नमस्कार प्यारे साथियों, मैं महेंद्र चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आरजे एग्जाम्स में स्वागत करता हूं। आज हम मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत करने जा रहे हैं बेहतरीन कंटेंट के साथ, एक बेहतरीन सेशन आपके लिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। मध्यकालीन इतिहास, हमने प्राचीन इतिहास को पहले पढ़ लिया है, अब करते हैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में। हम क्वेश्चन करते हैं, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था? अलाई दरवाजा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर परीक्षा के अंदर रेलवे के एग्जामों में देखने को मिलते हैं। अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने किया था? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, दूसरा क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी, और तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, और चौथा ऑप्शन है आपके लिए बलबन। ये जो फिरोज शाह तुगलक है, इन्होंने सर्वाधिक नगरों की स्थापना की थी, लगभग 300 से अधिक शहरों को बसाया था। और ये जो अलाई दरवाजा है, ये वर्तमान में दिल्ली में स्थित है, वर्तमान में दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। और जो कुतुब मीनार परिसर है दिल्ली के अंदर, वहां पे स्थित है ये अलाई दरवाजा। इसका निर्माण ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और कुतुब परिसर में स्थित है। कुतुब मीनार के जो दक्षिण दरवाजा है, प्रवेश द्वार, दक्षिण प्रवेश द्वार के रूप में इसे बनाया गया था। बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। इनका कार्यकाल माना जाता है, जो खिलजी थे, खिलजी के संस्थापक माने जाते हैं जलालुद्दीन खिलजी। और खिलजी का जो कार्यकाल पीरियड माना जाता है, वो 1290 से 1320 माना जाता है। तो इसमें 1290 से 96 तक तो जलालुद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश के संस्थापक है, उनका कार्यकाल है 1290 से 96, और 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल माना जाता है। तो अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था 311 ईस्वी में, 311 ईस्वी में। बात करते हैं बलबन। ये गुलाम वंश का बहुत ही शक्तिशाली शासक हुआ करता था। इसने लगभग 40 वर्ष तक शासन किया था, 20 वर्ष तक तो सुल्तान और 20 वर्ष वजीद के रूप में कार्य किया था। मोहम्मद बिन तुगलक, इसे विवादित राजा माना जाता है, इसने साहसिक फैसले लिए थे। और फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने सर्वाधिक नगरों को बसाया था। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक, बात करते हैं हम मध्यकालीन इतिहास की। मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास में पहला आता है, जो टॉपिक आता है, राजपूत काल। राजपूत काल यह आता है 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के अंत तक। इसके बाद में आता है सल्तनत काल। सल्तनत काल, इसकी शुरुआत मानी जाती है 1206 से 1526 तक। इसके बाद में तीसरा आता है जो मुगल काल। मुगल काल ये 1526 से 1760 तक। इसके बाद में उत्तर मुगल काल आ जाता है। फिर उसके बाद में आधुनिक भारत का जो इतिहास है, उसकी शुरुआत हो जाती है। तो मध्यकालीन इतिहास में ये महत्वपूर्ण 3 टॉपिक माने जाते हैं। हम चल रहे सल्तनत काल के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या था कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो सल्तनत काल में जो 5 राजवंश हुए थे, महत्वपूर्ण 5 राजवंश हुए थे सल्तनत काल में। सल्तनत काल में 5 राजवंशों ने शासन किया था। कौन कौन से? पहला आता है इसमें गुलाम वंश।
गुलाम वंश जिसे हम दास वंश के नाम से भी जानते हैं। इनका कार्यकाल माना जाता है 1206 से 1290 तक। इनके जो संस्थापक वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक। सल्तनत काल में दूसरा वंश माना जाता है खिलजी वंश। खिलजी वंश, इनका कार्यकाल माना जाता है 1290 से 1320 तक। 1290 से 1320 तक। इनके जो संस्थापक थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। बात करते हैं इसमें तीसरा जो वंश आता है वो आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश वो आता है 1320 से 1398। 1398 में जो तुगलक वंश के संस्थापक है ग्यासुद्दीन तुगलक। तैमूर लंग का आक्रमण हो जाता है 1398 में। इनके जो संस्थापक है वो ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक। बात करते हैं इसमें चौथा वंश आता है सैयद वंश। सैयद वंश, इनका कार्यकाल माना जाता है 1414 से 1451। ये जो 1398 से 1414 है, इसमें तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था भारत पे। तो सैयद वंश के संस्थापक माने जाते हैं खिज्र खां। खिज्र खां, जिसे रेत ए आला की उपाधि दी थी। पांचवा इसमें वंश आता है लोधी वंश। लोधी वंश ये आता है 1451 से 1526 तक। 1351 से 1526 तक इसके संस्थापक माने जाते हैं बहलोल लोधी को। बहलोल लोधी। सल्तनत काल में ये 5 राजवंश मुख्य रूप से माने जाते हैं। पहला गुलाम वंश जिसे हम दास वंश के नाम से जानते हैं। इनका कार्यकाल माना जाता है 1206 से 1290 के बीच में, और इनके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गोरी का एक गुलाम हुआ करता था। खिलजी वंश दूसरा आता है इसमें खिलजी वंश। इनका कार्यकाल माना जाता है 1290 से 1320। इनके जो संस्थापक माने जाते हैं खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी। इनमें जो प्रमुख शासक हुए थे जलालुद्दीन खिलजी, इनके भतीजे का नाम था। इनके बाद में आता है अलाउद्दीन खिलजी, फिर उनके पुत्र मुबारक खिलजी। 3 महत्वपूर्ण शासक हुए थे खिलजी वंश में। इनके बाद में आता है तुगलक वंश 1320 से 1398। इनके संस्थापक माने जाते हैं ग्यासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक। इसमें भी 3 संस्थापक माने जाते, 3 महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं। इनके बाद में आता है सैयद वंश 1414 से 1451। इनके संस्थापक माने जाते हैं खिज्र खां, जिसे रेत ए आला के नाम से भी हम जानते हैं। इसके बाद में जो 5वां और अंतिम सल्तनत काल का अंतिम जो राजवंश आता है लोधी वंश 1451 से 1526। इसके जो संस्थापक माने जाते हैं बहलोल लोधी, और इसके जो अंतिम शासक माना जाता है लोधी वंश का इब्राहिम लोधी, जिसने बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पूछा था कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, तो खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है जलालुद्दीन खिलजी को। इनका जो कार्यकाल माना जाता है 1290 से 1296। फिर अलाउद्दीन खिलजी, इनका कार्यकाल माना जाता है 1296 से 1316। ये मुबारक शाह खिलजी, इनका कार्यकाल माना जाता है 1316 से 1320। तो ऑप्शन नंबर ए जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। और ये मलिक कफूर थे
ये अलाउद्दीन खिलजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेनापति हुआ करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय का जो जिम्मा सौंपा था वो मलिक काफूर को सौंपा था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक बार पढ़ो। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते समय हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, बात करते हैं हम कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक ये मोहम्मद गौरी का जो गुलाम हुआ करता था। इसका कार्यकाल माना जाता है 1206 से 1210 के बीच में। 1206 से 1210 ईस्वी के बीच में इनका कार्यकाल माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ये गुलाम वंश के संस्थापक है, गुलाम वंश के संस्थापक, जिसे हम दास वंश भी कहते हैं। और इनके समय जो राजधानी मानी जाती है वो थी लाहौर। राजधानी थी लाहौर। इन्हें लाख बख्श के रूप में भी हम जानते हैं। लाख बख्श की उपाधि धारण की थी। लाख बख्श की उपाधि भी धारण की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लाख बख्श का मतलब लाखों में दान करने वाला। कुतुब मीनार के निर्माणकर्ता, कुतुब मीनार के निर्माणकर्ता। इन्होंने कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य शुरू करवाया था। पूर्ण नहीं कर सका, पूर्ण तो इल्तुतमिश ने किया था। ये वर्तमान दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1210 में पोलो, जिसे हम चौगान के नाम से जानते हैं, चौगान खेलते हुए मृत्यु हुई थी 1210 में। तो इनकी राजधानी मानी जाती है लाहौर। लाख बख्श की उपाधि, कुतुब मीनार के निर्माणकर्ता, दिल्ली में स्थित है। 1210 में पोलो या चौगान खेलते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। और इन्होंने एक अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण भी इन्होंने किया था, जो अजमेर में स्थित है, अजमेर राजस्थान में स्थित है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है कि मौत कौन सा खेल खेलते हुए हुई थी? तो पोलो या चौगान खेलते हुए थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता था? साहसिक फैसले या विवादित फैसले भी हम कह सकते हैं। तो तुगलक वंश में 3 शासक हुए थे, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। जो मोहम्मद बिन तुगलक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इसे साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है। साहसिक फैसले इसके कौन कौन से थे वो मैं बता देता हूं आपको। जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश का कार्यकाल माना जाता है 1320 से 1398। गयासुद्दीन तुगलक इनका कार्यकाल माना जाता है 1320 से 1325 के बीच में। और फिर आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इनका कार्यकाल माना जाता है 1325 से 1351। फिर आते हैं फिरोज शाह तुगलक। इनका कार्यकाल माना जाता है 1351 से 1398 ईस्वी के मध्य। तो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इनके बारे में बात करते हैं। इनके जो साहसिक फैसले थे
वो थे राजधानी परिवर्तन। सबसे पहले इसने शासक बनते ही राजधानी परिवर्तन की थी। राजधानी परिवर्तन, राजधानी कहां से कहां की थी? राजधानी थी दिल्ली, दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद महाराष्ट्र, दिल्ली से दौलताबाद इन्होंने राजधानी परिवर्तन की थी। दूसरा आता है दोहाबकर में वर्दी, दोहाबकर में वर्दी, दोहाबकर में वर्दी की थी इन्होंने। दोहाबकर क्या होता था? जो गंगा यमुना के लोग स्नान करने या पवित्र स्थलों पे जाते थे, उनमें दोहाबकर में ये इन्होंने वर्दी की थी। एक था, तीसरा माना जाता है इनका जो साहसिक कार्य है वो खुरासान व कराची अभियान, खुरासान व कराची अभियान। चौथा इनका जो साहसिक कार्य माना जाता है वो माना जाता है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। ये चार इनके साहसिक कार्य माने जाते हैं। पहला, राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद महाराष्ट्र स्थानांतरित की थी। दोहाबकर में वर्दी, खुरासान व कराची अभियान, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। कहने का मतलब सांकेतिक मुद्रा, चांदी की जो मुद्रा थी उसको तांबे में कन्वर्ट कर दिया था इसने, जिससे लोग क्या ज्यादा मुद्रा बनाने लगे। तो इन्होंने एक दीवान ए आमिर कोई की स्थापना की थी। इनका एक सबसे बढ़िया काम था दीवान ए आमिर कोई की स्थापना। ये मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, जिसे हम कृषि विभाग के नाम से भी जानते हैं, कृषि विभाग के नाम से भी जानते हैं, दीवाने तामीर आमिर को ही। इनके समय एक मोरिको देश का यात्री इबन बतूता जो भारत आया था। मोरिको देश का एक यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय इबन बतूता ये भारत में आया था। काफी एग्जामों में पूछा जाता है इबन बतूता किस देश से संबंधित है और किसके शासनकाल में भारत आया था। तो साहसिक फैसले लेने के लिए किसे जाना जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मध्यकालीन भारत में दीवाने अर्ज किसे कहा जाता था? मध्यकालीन भारत में दीवाने अर्ज एक पद होता था जो सैन्य विभाग से संबंधित था, सैन्य विभाग से संबंधित था, सैन्य विभाग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ये जो पद था ये अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो महत्वपूर्ण पद माने जाते हैं, पहला इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुस्तकराज पहला पद माना जाता है दीवान ए मुस्तकराज। इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। यह राजस्व विभाग से संबंधित था, राजस्व विभाग से संबंधित, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। बारिद ए मुमलिक, ये गुप्तचर विभाग या जासूसी विभाग भी हम कह सकते हैं, जासूसी विभाग। दीवाने अर्ज के बारे में बता दिया, सैन्य विभाग होता था। दीवाने अर्ज, बारिद ए मुमलिक, गुप्तचर जासूसी विभाग और मुस्तकराज राजस्व विभाग। और अलाउद्दीन खिलजी ने कई प्रणालियों की शुरुआत की थी। घोड़े दागना, नियमित वेतन देना, बाजार नियंत्रण प्रणाली, सैनिकों का हुलिया रखना, ये नई नई प्रणालियां स्टार्ट की थी।
तो चलते हैं, दीवाने अर्ध सैन्य विभाग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया था? किस सिख द्वारा पूर्ण किया गया था? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। सिखों के 10 गुरु हुए थे, टोटल 10 गुरु हुए थे। गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के 10वें गुरु है। रामदास ये सिखों के 4थे गुरु थे। और गुरु अर्जुन देव ये सिखों के 5वें गुरु थे, 5वें गुरु। तो पूर्ण किसने किया था? पूर्ण गुरु अर्जुन देव ने पूर्ण किया था अमृतसर। ये स्वर्ण मंदिर है जो अमृतसर में स्थित है, इसे श्री हरमंदिर साहिब के नाम से भी जानते हैं। श्री हरमंदिर साहिब के नाम से भी जानते हैं। इनका जो कार्य स्टार्ट तो किया था गुरु रामदास ने, कार्य स्टार्ट किया था गुरु रामदास ने 1577 ईस्वी में, और इसका पूर्ण निर्माण करवाया था 1588 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव ने। ये दोनों ही जो गुरु रामदास और गुरु अर्जुन देव ये अकबर के समकालीन थे। अकबर का शासन काल था 1556 से 1605। तो ये 1577 और 1588 इनके बीच में आ रहा है, मतलब ये अकबर के समकालीन थे। और इसे श्री हरमंदिर साहिब के नाम से भी हम जानते हैं। तो प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर का निर्माण रामदास ने तो शुरुआत की थी इसकी, और गुरु अर्जुन देव ने पूर्ण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर? निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं रेलवे के एग्जामों में। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पहला ऑप्शन गुरुमुखी लिपि, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। इसका अर्थ होता है गुरु से मुख से निकली गई लिपि, जो शब्द होते हैं उसे हम गुरुमुख लिपि के नाम से जानते हैं। ये पंजाबी भाषा लिखी गई थी गुरुमुख लिपि में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीनपना नामक शहर की नींव रखी थी, लेकिन वह इससे पूरा नहीं करवा सका? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी अकबर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। दीनपना नामक शहर की स्थापना हुमायूं ने की थी। हुमायूं ये बाबर का पुत्र था, बाबर का पुत्र। इसने दीनपना जो शहर है उसमें दीनपना पुस्तकालय भी था, उसकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। बाबर का कार्यकाल माना जाता है 1526 से 1530, और जो हुमायूं का कार्यकाल माना जाता है वो 1530 से 40, और उसके बाद में 1556 से 1556। बीच में शेरशाह सूरी ने इनको हरा दिया था चौसा और बीलग्राम के युद्ध में। चौसा कन्नौज का और बीलग्राम के 2 युद्ध हुए थे, उसमें हुमायूं को शेरशाह सूरी, जो फरीद के नाम से जानते अफगान राजा था, उसने हरा दिया था हुमायूं को। उसके बाद में हुमायूं ने वापस 1556 में भारत पर आक्रमण किया, और 1555 से 56 के बीच में वापस शासक बनता है मुगल काल का। तो दीनपना जो शहर है उसका जो स्थापना की थी हुमायूं ने की थी, जो बाबर के पुत्र माने जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ये मनसबदारी व्यवस्था है, ये पद या रैंक होता था। इसका मतलब पद या रैंक, इसमें क्या होता था, जो सैनिक होते थे, जो सेनापति होते थे, उनके वेतन का निर्धारण मनसबदारी व्यवस्था के रूप में किया जाता था। जितनी ज्यादा मनसब्द होता था उतना ही ज्यादा अच्छा सेनापति माना जाता था, उतना ही अच्छा वेतन उसे मिलता था। इसकी शुरुआत मानी जाती है 1575 ईस्वी में।
1575 ईस्वी में मानी जाती है। 1575 ईस्वी में किसका शासन था? ऑप्शन नंबर ए, अकबर का शासन था। अकबर का शासनकाल माना जाता है। 1556 में राज्याभिषेक हुआ था और 1605 तक लगभग 49 वर्ष तक अकबर ने शासन किया था। 49 वर्ष तक। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी और सर्वाधिक जो मनसब्द था वो था सवाई मान सिंह के पास में। सवाई मान सिंह जो जयपुर के राजा थे, उनके पास था सर्वाधिक मनसब्द। सवाई मान सिंह ये जयपुर के राजा थे, जयपुर आमेर के राजा थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जैन उल आबदीन अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता था, वह किस साम्राज्य का सुल्तान था? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। हम क्या करते हैं, जैसे राजपूत काल पढ़ लेते हैं, मुगल काल पढ़ लेते हैं, सल्तनत काल पढ़ लेते हैं, पर ये जो छोटे छोटे ये क्वेश्चन होते हैं, ये केवल प्रैक्टिस सेशन से इनका पता चलता है। बाकी टॉपिक में इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जैन उल आबदीन ये कश्मीर के एक बहुत ही महान शासक हुआ करते थे। कश्मीर के, कश्मीर ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कश्मीर के बहुत बड़े महान शासक हुआ करते थे। इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कश्मीर का अकबर के नाम से भी जानते हैं। और इनके समय में जो हिंदू धर्म है उनको धार्मिक स्वतंत्रता पूर्ण रूप से प्रदान कर दी गई थी। कश्मीर के अकबर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कश्मीर के जो साम्राज्य के माने जाते हैं ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, स्लोपवाल या बेटर दीवारें किस सल्तनत के स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है? स्लोपदार या बेटर दीवारें होती थी, वो तुगलक वंश की देन मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए, तुगलक वंश। इसमें 3 शासक हुए थे महत्वपूर्ण। ग्यासुद्दीन तुगलक जो तुगलक वंश के संस्थापक माने जाते हैं। उसके बाद में आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक जो विवादित राजा माना जाता है। और उनके बारे में एक महाकवि थे बदायूनी, उन्होंने कहा था कि इनकी जो मृत्यु हुई थी 1500 जो तुगलक वंश है 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है। उनके बाद में उन्होंने जो कवि है महाकवि बदायूनी, उन्होंने कहा था कि राजा को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी राजा से मुक्ति मिल गई थी। ये उनका स्टेटमेंट था। तो तुगलक वंश के समय स्लोपवाल या बेटर दीवारें की स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता थी तुगलक वंश में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, पादशाहनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? बहुत ही बेस्ट, कई एग्जामों में पूछा जाता है। पादशाहनामा नाम से पता चल रहा है, शाह मीन्स शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी, जो जहांगीर के पुत्र थे शाहजहां, जहांगीर सलीम के पुत्र माने जाते हैं शाहजहां, इन्होंने इनके ऊपर लिखी गई है पादशाहनामा। इनके जो लेखक माने जाते हैं वो अब्दुल हामिद लाहौरी को माना जाता है। अब्दुल हामिद लाहौरी पादशाहनामा के जो लेखक है अब्दुल हामिद लाहौरी, ये शाहजहां के दरबार में एक महाकवि थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? पानीपत की पहली लड़ाई में तो बाबर ने जो शुरुआत की थी मुगल काल की, इससे पहले 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत पड़ता है हरियाणा में। प्रथम युद्ध ये था लोधी वंश के जो अंतिम शासक माने जाते हैं इब्राहिम लोधी।
इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था और बाबर इस युद्ध में विजय। बाबर ने इंपोर्टेंट 4 युद्ध लड़े थे, 1526, 1527, 1528 और 1529 और 1530 में इनकी मृत्यु हो जाती है बाबर की। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच में, 1527 में खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। चारों युद्ध में बाबर की विजय होती है, क्योंकि जो भारतीय राजवंश के जो राजा होते हैं उन्हें तोपों से परिचित नहीं थे। सर्वप्रथम इसने तोपों का प्रयोग किया था बाबर ने। तो इसके 2 प्रमुख तोप जो तोपोचित होते हैं, तोपची होते हैं जो तोपों को चलाते हैं, उस्ताद अली, एक तो उस्ताद अली, उस्ताद अली और दूसरा था मुस्तफा खां, मुस्तफा खां। ये 2 प्रमुख जो तोप चलाते थे वो प्रमुख होते थे। खानवा का युद्ध, जिसे जिहाद युद्ध, धर्म के लिए लड़ा गया युद्ध, ये हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में। बाबर की जीत होती है। 1528 में चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध यह हुआ था राणा सांगा का जो सेनापति था मेदिनी राय, मेदिनी राय और बाबर के बीच में। इसमें ही बाबर की जीत होती है। लास्ट इसका युद्ध माना जाता है गागरा का युद्ध, गागरा का युद्ध। यह हुआ था अफगान राजाओं, अफगान राजाओं और बाबर के बीच में। बाबर की चारों युद्धों में विजय होती है। क्वेश्चन क्या पूछा था कि पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में हमें पूछा था। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो लोधी वंश के जो अंतिम शासक माने जाते हैं इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। 1526 में ये लड़ा गया था। 1526 में बैलो लोधी, ये लोधी वंश के संस्थापक माने जाते हैं। हेमू, ये दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक माना जाता है। हेमू दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक। सिकंदर लोधी 1504 में आगरा नगर की स्थापना की थी इन्होंने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, मध्यकालीन भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनाई गई थी? मध्यकालीन भारत में ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे हम जीटी रोड कहते हैं, जीटी रोड, इसका निर्माण प्राचीन जो भारत का इतिहास माना जाता है उसमें सर्वप्रथम इसे उत्तरापथ के नाम से जानते थे। इसका निर्माण किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बाद में जो मध्यकालीन भारत आता है उसमें जीटी रोड का पूर्ण निर्माण किया था शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने का प्रयास किया था इस रोड से, और इनका कार्यकाल माना जाता है 1540 से 1555 के बीच में। ये एक अफगान शासक हुआ करता था। इसका जो मूल नाम माना जाता है फरीद, मूल नाम माना जाता है फरीद शेरशाह सूरी। इनका जो एक पूछा जाता है मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? यह सासाराम बिहार में स्थित है। सासाराम बिहार, सासाराम बिहार में स्थित है, सासाराम बिहार। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 15, भारत में वास्को डी गामा सर्वप्रथम कहां पर उतरा था? ऑप्शन ए कन्नूर, ऑप्शन बी कोचीन, ऑप्शन सी कालीकट, ऑप्शन डी कोलम। तो वास्को डी गामा जो सर्वप्रथम एक पुर्तगाली यात्री था, पुर्तगाली यात्री व्यापार के लिए आया था। वास्को डी गामा सर्वप्रथम कालीकट जो होता है, कालीकट केरल के अंदर, कालीकट बंदरगाह भी है,
वहां पे सर्वप्रथम उतरा था। यहाँ के जो शासक थे, तत्कालीन शासक जेमीरन, इन्होंने इनका स्वागत किया था और व्यापार के बारे में संधि भी हुई थी दोनों के बीच में। व्यापार के लिए सर्वप्रथम 1498 में ये कालीकट आए थे। उसके बाद में 1502 में 4 वर्ष बाद में भी वापस आए थे। उनके बाद में 22 वर्ष बाद 1524 में आए थे और 1524 में वास्को डी गामा की मृत्यु हो जाती है। 3 बार भारत में इन्होंने भारत के लिए आए थे, ये व्यापार के लिए भारत में पहुंचे थे। 1498, 1502 और 1524 3 बार आए थे। सर्वप्रथम ये कालीकट केरल में आए थे। वहां के तत्कालीन शासक जेमीरन थे, उनके साथ इन्होंने व्यापार के लिए संधि भी की थी। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बेहतरीन सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।